साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान एक बार फिर से हम लेके आपके सामने हाजिर हैं और आज हेलो किसान कार्यक्रम में फिर से एक बार हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हेलो किसान के कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है और आपके सवालों के जवाब विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं वो जवाब आपको लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। तो हेलो किसान कार्यक्रम में हमेशा की तरह आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज हेलो किसान कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहला विषय आज का रहेगा नए बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि। जो नए बाग लगाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जो दूसरा विषय है गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती करने की क्या विधि होनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब आज अपने कुछ खास एक्सपर्ट से हम लेंगे। इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, आपको पता है कि आप सवाल अब तक हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आपको करना हमें फ़ोन है। फ़ोन करने के लिए टोल फ्री नंबर भी आपको बता देते हैं। टोल फ्री नंबर हमारा 1800-113060, 1800-113061। लेकिन फ़ोन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में भी आपको बता दें। आपके टेलीविज़न की जो आवाज़ है वो कम होनी चाहिए। आपके फ़ोन में सही तरीके से नेटवर्क होना चाहिए ताकि बातचीत करते समय कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो और बेहतर संवाद स्थापित हो सके। इसके अलावा आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। लेकिन व्हाट्सएप करते समय जहां से आप अपना सवाल भेज रहे हैं उस जगह का नाम और अपना नाम लिखना ना भूलें। अब ईमेल के ज़रिए भी अगर आप हमें अपना कोई सुझाव या कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो आपके सवालों का हमें इंतजार है और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं उनसे भी आपका तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उनका भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश अवस्थी जी हैं, अध्यक्ष हैं फल एवं उद्यानिक संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। सर आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्रवण सिंह जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। सर आपका भी बहुत स्वागत है जी। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं दो खास विषयों पर हेलो किसान के इस कार्यक्रम में, जो कि नए बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि और साथ ही साथ गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती। तो सबसे पहले डॉक्टर ओम प्रकाश अवस्थी जी का मैं रुख करना चाहता हूं। डॉक्टर अवस्थी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो नए बाग लगाने की विधि की हम बात करने जा रहे हैं, बाग लगाने की कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनको किसान भाई शुरुआती तौर पर ध्यान रखें, आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ, ये देखिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फल वृक्ष जो है वो बहुवर्षीय होते हैं। तो इसमें ये किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि चूँकि ये बहुवृक्ष है और इसमें जो है काफ़ी लागत की आवश्यकता होती है, लंबे समय तक होती है, तो बहुत सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। उसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले ये होता है कि किस स्थान का चुनाव बहुत ज़रूरी है। वो स्थान का चुनाव करते समय ये देख लें कि उनकी बाज़ार की मंडी कैसी है, या बाज़ार में जो है उनके फल जो उगाएंगे वो बिक सकते हैं कि नहीं बिक सकते हैं जी। भूमि का चुनाव बहुत ज़रूरी है, जलवायु बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है किस्मों का चयन कि कौन सी किस्म उस क्षेत्र में अच्छी तरह चलेगी, उसका चुनाव बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण के रूप में जैसे कि आम की अगर बात करें तो आम जो है ये लंगड़ा या चौसा जो है, चौसा बिहार का किस्म है, लंगड़ा बनारस का है, दशहरी जो है लखनऊ का है। तो क्षेत्र पर निर्भर करता है कौन सी किस क्षेत्र में आप लगाना चाहते हैं। मृदा बहुत ज़रूरी है, मृदा में जो है उसकी pH कितना होना चाहिए, क्या pH रहना चाहिए, किस फल को आप लगा रहे हैं, शीतोष्ण लगा रहे हैं, उष्ण लगा रहे हैं या उपोष्ण, तो इन बातों का सब ध्यान देना चाहिए। वायुरोधक पे ध्यान देना चाहिए कि कैसा वायुरोधक होना चाहिए, कौन सा वायुरोधक लगाना चाहिए, इन सब बातों पे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। अगर
बागवानी की स्थापना करना चाहते हैं या फल वृक्ष लगाना चाहते हैं। जी, तो ऐसे बहुत से कारक हैं जिन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। उन कारकों में भी और विस्तार से तमाम जानकारियां हम डॉक्टर अवस्थी जी से लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। नए बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि। देश में काफी संख्या में किसान पारंपरिक फसलों के अलावा फलों की खेती भी कर रहे हैं। दूसरी फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जो किसान नए फल बाग लगाना चाहते हैं, वे वैज्ञानिक विधि से फलों के बाग लगा सकते हैं। नए बाग लगाने के लिए गड्ढे खोद दें, जिससे धूप के कीटों और रोगों का नियंत्रण हो सके। महीने के आखिर में इन गड्ढों में आधी ऊपर वाली मिट्टी और आधी कंपोस्ट में क्लोरोपाइरीफॉस दवाई मिलाकर पूरी तरह से ऊपर तक भर दें। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना फायदेमंद रहता है, जैसे किसान मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी की जांच कराने के बाद पता चल जाता है कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। पौधों की रोपाई से पहले मिट्टी का पीएच मान सही होना भी जरूरी है। इसके साथ ही बाग में जल निकासी की भी उचित व्यवस्था रखें। अच्छा बाग लगाने के लिए फलों की उत्तम किस्मों का ही चयन करें। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का इस्तेमाल करें। फलों के छोटे पौधों को विश्वसनीय नर्सरी से ही खरीदें। सांकुर शाखा का चयन ऐसे मात्र वृक्ष से करें जो अधिक फल देने वाला हो, साथ ही कीटों और रोगों के प्रकोप से मुक्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, जो विषय हमारा है गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती। ये कितनी महत्वपूर्ण है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ गर्मियों में हम कौन कौन सी सब्जियों का सेवन करें जिससे हमारा गर्मियों का तापमान भी सही तरीके से बना रहे और गर्मियों से भी हम बचे रहें। इन बातों पर भी हम जानेंगे। डॉक्टर श्रवण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती करने के लिए कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जिसकी खेती कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मूल रूप से? देखिए किसान भाइयों, जो सलाह दी जाती है, हमारे वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि लगभग 400 ग्राम सब्जियां हमें प्रतिदिन खानी चाहिए। उन 400 ग्राम में 150 ग्राम पत्तेदार सब्जियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं में वो आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारे मिनरल्स कहें या विटामिन्स कहें, ये सारे उसी से हमें हमारे शरीर को मिलते हैं, इसलिए इनका होना बहुत ज़रूरी है जी। अब ये ऋतुवार होती हैं। सर्दियों में शीतकालीन पत्तेदार सब्जियां तो बहुत सारी हैं, आप जानते हैं, पालक है, केल है, लेट्यूस है, एक से बढ़ के एक संख्याएं हैं उनकी। लेकिन गर्मियों में ये संख्या थोड़ी सीमित हो जाती है। उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक तो जो चौलाई हम बोलते हैं, इसमें हरी और लाल 2 रंग की ये रहती हैं। साथ ही साथ कई क्षेत्रों में कर्मी साग या पोई जो साग है उसको भी काम में लिया जाता है, उसको भी किसान भाई उगाते हैं। बंगाल के क्षेत्र में जो पाट बोलते हैं, या जिसको जूट की जो सब्जी जो छोटी अवस्था में काट के उसके बंडल बाजार बना करके बाजार में बेचे जाते हैं, वो रहती है। कहीं कहीं कुल्था के नाम से भी, कुल्फा के नाम से भी जो एक दाल भाजी भी बोलते हैं कई क्षेत्रों में, जैसे जो खासकर जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार कई सारी सब्जियां इस श्रेणी में भी आती हैं जिनको इस जो अप्रैल और मई जून का महीना है इसमें लगा सकते हैं। और जैसे ही हमारी जो खरीफ सीजन शुरू होती उसके बाद तो एक से बढ़ के एक सब्जियों की खेती की जा सकती है। तो किसान भाई कोशिश करें कि इन सब्जियों की भी खेती करें, और जो घरों में भी आप लगा करके इन सब्जियों को हमारी जो डेली की जो डाइट है उसमें ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा ठीक होगा, जो बीमारियां हैं वो थोड़ी कम होंगी। जी, तो पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से आपके जो पौष्टिक आहार है उनकी भी पूर्ति होती है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। इनको और विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती। गर्मियों के मौसम में पत्तेदार सब्जियों की पैदावार मिले, इसके लिए समय रहते बुआई का काम कर लेना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां ऐसी फसलें हैं जो कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा देती हैं। कुछ फसलों में एक बार बुआई करने के बाद 5 से 6 बार कटाई की जा सकती है। इस समय कई तरह की पत्तेदार सब्जियों की खेती की जा सकती है। इस समय किसान पालक, पोई, चौलाई, लाल चौलाई, पुदीना और धनिया लगा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों की खेती हर तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहती है। अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। बुआई से पहले गोबर की खाद,
फास्फोरस और पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। बीज बुआई के लिए सबसे पहले मिट्टी को भुरभुरा कर लें। अगर मिट्टी में नमी ना हो तो बुआई से पहले क्यारियों में सिंचाई करके पर्याप्त नमी बना लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीज कतारों में लगाएं। सब्जियों की किस्म, मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखकर समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। इस समय तापमान ज्यादा होता है, ऐसे में कोशिश करें कि सब्जियों को छाया में लगाएं। साथ ही क्यारियों में अगर ज्यादा पौधे हों तो कुछ पौधों को निकाल दें। इससे बाकी पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह और पोषण मिल सकेगा। साथ ही समय समय पर खरपतवार और रोग नियंत्रण करते रहें। इसके अलावा समय समय पर कटाई करते रहें। तो देखा आपने कि पत्तेदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं किसान भाई, तो बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी पैदावार तो लेंगे ही, साथ ही साथ आपको व्यावसायिक लाभ भी होगा और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर से डॉक्टर अवस्थी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अवस्थी जी, हमने रिपोर्ट में देखा कि जो बाग लगाने की बात आ रही है तो उसमें मूलभूत सबसे पहली जो बात आ रही है वो मिट्टी की जांच की बात आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है और जो पीएच मात्रा की बात की गई है तो कितना पीएच उस मिट्टी का होना चाहिए, और आमतौर पर किसान भाइयों को इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कि मिट्टी की जाँच कौन कराने जाए। तो किसान भाइयों को इसकी बात को ध्यान क्यों रखना चाहिए और मिट्टी की जाँच कितनी आवश्यक है, उसकी जो पैदावार है उस पर कितना असर डालती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये मैं किसान भाइयों को यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी की जांच जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, खास करके अगर आप फल वृक्ष लगाना चाहते हैं, क्योंकि किसान भाइयों को इतनी जानकारी तो होगी कि मृदा जो है 3-4 टाइप के होते हैं, कि किस्म के होते हैं। जैसे कि अम्लीय होती है, उसके बाद एक नॉर्मल पीएच में 5.5 से 7.5 के बीच में होता है, कुछ लवणीय किस्में होती हैं। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मृदा की अगर जांच करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता लगेगा कि पीएच है कितना है। अगर पीएच मृदा की जो है 5.5 से 7.5 के बीच में है, इसका मतलब कि आप ऐसे फल वृक्ष जैसे कि आम है और अमरूद है, पपीता है, ये अन्य कई फल वृक्ष हैं, उसको लगा सकते हैं। लेकिन कहीं अगर पीएच ज़्यादा है, जैसे 7.5 से ऊपर हुआ, 7.5 से 9 तक हुआ, कई बार 10 तक पीएच जाती है, तो ऐसे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको बागवानी जो है दूसरे फल वृक्षों का लगाना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में बेर एक कठोर वृक्ष है जो कि लवणीय भूमि में हो सकती है। उसके बाद आपका अमरूद है, थोड़ा सा कम पे है, आंवला है, बेल है, बेर है, ये फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। अगर अम्लीय भूमि है तो आप जो है शीतोष्ण फल जैसे कि आपका सेब है, ये नाशपाती है, आड़ू है, आलू बुखारा है, इन फलों का जो है आप चयन कर सकते हैं। और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मृदा की परीक्षण करने के लिए भी एक नियमित वो है। उसमें क्या काम करते हैं कि आपकी जैसे कि 1 हेक्टेयर का एरिया है तो मृदा को कोशिश करना चाहिए कि 4-5 जगह से लें, और अगर ये गहराई से लेते हैं, अलग अलग गहराई से लेते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है। जैसे कि आप कभी 30 सेंटीमीटर पे ले लिए, फिर 60 सेंटीमीटर ले लिए, 90 पे ले लिए, तो इस तरह से अगर मृदा की परीक्षण करेंगे तो आपको सही उसका जो है जांच होगा और आपकी मृदा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मृदा की जांच जो है बहुत ही ज़रूरी है, खास करके फल वृक्ष लगाने के पहले। जी, तो डॉक्टर अवस्थी जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया किसान भाइयों को कि मिट्टी की जांच करना क्यों आवश्यक है और मिट्टी की जांच से आपकी पैदावार में कितना फ़र्क पड़ेगा, इसको भी आप पहचान सकते हैं अगर आप मिट्टी की जांच कराते हैं। किन पोषक तत्वों की कमी रहती है उसको भी पूर्ति करने में कहीं ना कहीं मिट्टी की जांच करने से मदद मिलती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ कि बलुई मिट्टी है, उसमें जो है ढलान का खेत है, तो उसमें किस पौधे की हम नया बाग लगा सकते हैं? और दूसरी चीज, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कोई बाग पुरानी हो चुकी, वो एकदम नष्ट के कगार पे है, तो उसमें अगर नया बाग लगाना है तो कौन सी हम बाग उसमें लगा सकते हैं? क्योंकि पहले आम की बाग है, तो अब कौन सा बाग लगा सकते हैं? आम का लगा सकते हैं कि दूसरा कोई लगाना हमें चाहिए फसल चक्र के हिसाब से? जी नंद स्वरूप जी, आपका सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर अवस्थी जी से। डॉक्टर अवस्थी जी। हाँ, ये मिश्रा जी, ऐसा है कि जो आप पूछ रहे हैं कि बलुई मिट्टी है आपकी, तो कौन सी फल वृक्ष लगा सकते हैं। तो बलुई मिट्टी में आमतौर पे जो है नींबू वर्ग फसलें जो है अच्छे चलते हैं, जैसे कि आपका मौसम्बी हुआ या उसके बाद में नींबू हुआ, ये ग्रेप फ्रूट हुआ, ये कुछ ऐसे फल वृक्ष है जो बलुई भूमि में अच्छे चलते हैं। तो ऐसे तो थोड़ा सा अगर आप जो है उसमें चिकनी मिट्टी डाल दें तो दूसरे फल वृक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे नींबू वर्ग फसल जो है बलुई मिट्टी में अच्छे चलते हैं। और उसके अलावा आपके पास बेर अगर है तो बेर भी अच्छी तरह से चलता है, आंवला भी जो है बलुई मिट्टी में चल जाता है।
जहाँ तक आप उसका बात कर रहे थे कि आम का, कि आम के आपके पास पुराने पौधे हैं और उसमें जो है आप नया बाग लगाना चाहते हैं, तो इसमें देखिए एक विधि होती है जीर्णोद्धार के लिए, जो है कि आप पुराने जो है आपके पेड़ हैं तो नए किस्मों को कैसे उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसमें क्या काम करते हैं कि 1 या 1.5 मीटर पे जो है पहले पेड़ को काट देते हैं और वो जून जुलाई में उसको काटते हैं। जब उसमें नई कलिकाएँ निकलती हैं, नए कल्ले जब निकलते हैं, तो अपने उन्नत किस्मों से, जैसे आप जो भी किस्म लगाते ना चाहते हो, जैसे कि आप आम्रपाली लगाना चाहते हैं, मल्लिका लगाना चाहते हैं, नई नई किस्में हैं, दीपशिखा है, मनोहरी है, जो भी आप चाहते हैं उन किस्मों का उस पर जो है आप ग्राफ्टिंग करके उसको जीर्णोद्धार उसका कर सकते हैं। तो ये एक विधि है जो है कि आप पौधों को जो है परिवर्तित कर सकते हैं नई किस्मों में। जी, तो नंद स्वरूप जी, आपके सवाल का जवाब उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा और आप अपने बागों की देखभाल और अगर आप नया बाग लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मदद मिली होगी डॉक्टर साहब के जवाब से। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विपिन इनका नाम है, सागर मध्य प्रदेश से फ़ोन कर रहे हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में जानना चाह रहा था सर कि समस्या सर ये आती है कि गर्मियों के मौसम में पत्तेदार सब्जियों की खेती करने से किसान थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि फसल सर बहुत ही कम चल पाती है। मतलब ये कहिए कि कुछ घंटों तक ही ठहरती है और मुरझा जाते हैं, चाहे पालक हो, मेथी हो या धनिया हो। और जैसे जो लोग दुकान लगाते हैं बाजार में, तो 1-2 घंटे बाद ही जैसे धनिया पत्ती है तो मुरझा जाती है। तो सर ऐसे लोग कहते हैं कि कम ही लगाना चाहिए कि मुरझा जाती है। तो इसका कोई उपाय हो तो वो बताएं सर, ताकि किसान अधिक से अधिक इसको ओर जाए और करना भी चाहे। जी, विपिन जी के सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर श्रवण सिंह जी से। डॉक्टर श्रवण सिंह जी, बहुत परेशान है विपिन जी, इनकी समस्या का समाधान किया जाए। नहीं, आपने ठीक कहा विपिन जी। पत्तेदार सब्जियों की जो कटाई के उपरांत जो लाइफ है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। एक तो पानी जल्दी उड़ता है, पत्ते ही उसमें रहते हैं और वो थोड़ी सी पत्ते ज़्यादा ऐसे सख्त नहीं होते हैं, बहुत ही सुकुलेंट टाइप के पत्ते होते हैं जो खाने वालों को चाहिए होते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी ये समस्या तो है, लेकिन इसके लिए सलाह ये दी जाती है कि जैसे आप सुबह जल्दी कटाई करते हैं तो रात को पानी ठीक से लगाएं तो पूरा अच्छे से पत्ते भरे रहेंगे। उसको एक बात का ध्यान रखें। दूसरा, जिसके यहाँ आप विपणन करते हैं उसको बताना की ज़रूरत होती है, क्योंकि कि वो थोड़ा सा उसमें बार बार पानी छिड़कने की कोशिश करे। तो उससे क्या रहता है कि पानी वहाँ साफ होना चाहिए, साफ पानी छिड़कें उसके ऊपर, तो उसमें पानी रहेगा तो पत्तों में थोड़ी टर्जिडिटी बनी रहती है, वो थोड़े पत्ते ताज़ा दिखते रहते हैं। और ऐसे कोई केमिकल की या ऐसे कुछ छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती है और उसके कोई फ़ायदे भी नहीं होते हैं। ये समस्या थोड़ी ज़रूर है और बाकी लोग इस बारे में थोड़े जागरूक भी हैं कि पत्तेदार सब्जियों के थोड़ा सा पानी उड़ने से ये समस्या तो दिखती है, लेकिन उसके खाने की क्वालिटी में कोई नुकसान नहीं होता है। ये खास बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो खाने वाले यदि इस बात को समझते हैं तो किसानों को इस बात का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता या नहीं होगा। जी, विपिन जी, आप उन सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब ने आपको ये बात समझा ही दी है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब भी अपने खास मेहमानों से लेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। लगातार आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। जो भी आपके सवाल हैं इस विषय से जुड़े हुए, आप टोल फ्री नंबर पर फोन कर अपने सवाल सीधा हमारे खास एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं, विपिन बिहारी जी मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, मैं ग्वालियर से डॉक्टर विपिन बिहारी बोल रहा था। जी बोलिए। जी सर, मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि हमारे यहाँ कटहल का एक वृक्ष लगा हुआ है सर, 3-4 साल हो गए, काफी बड़ा है,
उसमें छोटे फल आते हैं और गिर जाते हैं, कई वहीं फल सूख भी जाते हैं। जी 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 डॉक्टर अवस्थी जी। हाँ, देखिए इसमें जो है कटहल में ये एक समस्या होती है। जैसे कि आपने कहा कि एक कटहल के वृक्ष लगाए हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि फल वृक्ष में आमतौर पर कम से कम 2 या 3 वृक्ष एक साथ लगाएं, जिसमें जो कि प्रांगण वगैरह की कई बार समस्या आ जाती है। वैसे कटहल में प्रांगण की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी यह सलाह दी जाती है कम से कम 2-3 वृक्ष किसी भी पौधे में जो है एक साथ लगाना चाहिए। और जो आपकी समस्या है फल गिरने की, तो उसमें मैं ये सलाह दे सकता हूँ कि जब फल छोटे हों, मतलब कि छोटे से आकार के हों, करीब 30-40 दिन के हों, तो उसमें एक प्लानोफिक्स करके आती है, उसको 1 ml 10 ml में 10 लीटर पानी में घोल मिला करके उसका एक बार प्लानोफिक्स का छिड़काव करें, तो उससे जो है आपके फल गिरने की समस्या कम होगी। और ऐसे तो 2,4-D भी यूज़ करते हैं, 10 ppm का 2,4,5-T भी यूज़ करते हैं, लेकिन 2,4-D मैं किसानों के लिए सलाह नहीं देता हूँ उसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि 2,4-D जो है वो खरपतवार नाशक भी है। तो इसीलिए सबसे अच्छा रहेगा कि प्लानोफिक्स 1 ml 10 लीटर पानी में मिला करके उसका आप छिड़काव करें, तो इससे जो है आपको निजात मिल सकती है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान दें कि जो है पानी और उसमें खाद और उर्वरक जो है समय पे जो है वो डालते रहें। जी तो विपिन बिहारी जी, इस तरीके से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर श्रवण सिंह जी का मैं रुख करूँगा। डॉक्टर श्रवण सिंह जी, जैसे हमने अभी देखा कि पानी की समस्या की बात हो रही थी कि जो सब्जियां होती हैं वो सूखी पड़ जाती हैं, या फिर सवाल मेरा मूलतः ये है कि क्या उन्हीं किसानों को गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती करनी चाहिए जिनके पास बेहतर सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था है, जल प्रबंधन की व्यवस्था है, या फिर इस तरह की किस्में आती हैं कि कम पानी में भी गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं, या फिर कोई और विधि है जिसके जरिए इस समस्या से निपटा जा सकता है? देखिए, जो गर्मियों में ये तो देखा गया है कि जिन किसान भाइयों के यहाँ पानी की व्यवस्था है वही सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हीं को करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि थोड़ी कम पानी भी है तो ज़्यादा इफिशिएंट इरिगेशन के जो सिंचाई के तरीके हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो पानी कम लगता है, पानी का बचाव रहता है, और साथ में पत्तेदार सब्जियों को जो लगातार पानी चाहिए होता है, क्योंकि उनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, वो 35 या 40 दिन में तो हम उनकी कटाई कर लेते हैं, तो इतने दिन में उनकी जड़ें ऊपर ही रहती हैं, तो उनको कोई सूखापन महसूस नहीं होता, तो ये फसल जल्दी तैयार होती है। 25-30 दिन में फसल तैयार हो जाती है, जो 40 दिन में होती है। वो ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो जल्दी तैयार होती है, पैदावार भी ज़्यादा आती है। तो ये तरीका एक इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात उसके अलावा दूसरे जिनके यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है, तो उनको एक सलाह दी जाती है कि नाली पद्धति का इस्तेमाल करें। नाली और मेड़ी के ऊपर फसल लगाएं और नाली में पानी दें, ताकि पत्तों के पानी संपर्क में ना आए। जहाँ साफ पानी है वहाँ तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत पानी की क्वालिटी कमज़ोर है, अच्छी नहीं है, उन क्षेत्रों में यदि पत्तों के पानी लगता है तो कई सारी बीमारियां, कीड़े ऐसे होते हैं जो पत्ते तक भी चले जाते हैं, जो फसल में आ जाते हैं या जो खाने में भी आगे तक चले जाते हैं। तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको मेड़ी पे लगाएं और नाली में पानी दें, और जिनके यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो ड्रिप को लगाएं। तो ये तरीके अपनाने से सिंचाई के यही उत्तम तरीके हैं जो पत्तेदार सब्जियों के लिए सुझाए जाते हैं किसान भाइयों को। जी, लेकिन डॉक्टर श्रवण जी, पानी की व्यवस्था कर ली, सिंचाई व्यवस्था भी किसान भाई समझ गए हैं। मिट्टी की तैयारी की अगर बात करें, जैसे हमने मिट्टी की जांच की बात करी थी, चाहे बाग लगाने की बात हो, लेकिन अगर जब पत्तेदार सब्जियों की खेती करने की बात आती है तो क्या वहाँ पर भी मिट्टी की जांच कराना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, या फिर उनकी खेत की जो तैयारी होती है, खेत को कैसे तैयार किया जाए ताकि बेहतर उत्पादन मिल सके, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मिट्टी की जाँच बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी फसल के लिए, और पत्तेदार सब्जियों में इसका महत्व और ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि पत्तेदार सब्जियों में वो पोषक तत्व होते हैं, जो वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है, जैसे जस्ता, बोरोन, जिंक, ये सब लोहे की बात करते हैं, लोहा तत्व, ये सब जमीन से ही पौधे लेते हैं और हमारे तक पहुंचाते हैं। यदि इनकी कोई कमी है तो उसमें भी कमी रहेगी और हमारे तक उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए साथ साथ पोषक तत्व पीएच मान का भी जांच करें, और पीएच मान इन सब पोषक तत्वों की उपलब्धता को बताता है, जैसे अवस्थी साहब ने बताया। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि पीएच मान की तो जाँच कराएं, साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जाँच करवाएं, थोड़ी सी डिटेल बनवा लें, और यदि जरूरत पड़ती है तो उसके बाद दिया जा सकता है। और जमीन का वो जो मान है, चाहे बोरोन का हो, चाहे जिंक का हो, या लोहे का हो, इनका उतना बढ़ाया जा सकता है अप्लाई करके, दूसरे जो फर्टिलाइजर्स हम देते हैं उनके साथ में। अब बात यह है कि तैयारी कैसे करें खेत की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ज़्यादातर किसान डायरेक्ट बुआई करते हैं, तो छिड़के बोते हैं या हल से नाले में बुआई कर देते हैं। इसलिए उसमें और बहुत गहरा बोने से जमाव में दिक्कत आती है। 1 या 2 सेंटीमीटर गहरा ही बोया जाता है, इसलिए उसकी 2 या 3 जुताई करके अच्छे से
और बत्तर आने के बाद जुताई करके फिर इसकी बुआई की जाती है, ताकि बीज के ऊपर ज़्यादा मिट्टी ना गिरे। और डेले कोई ऐसे आ जाते हैं जो डेले जिस ज़मीन में रहते हैं, ऐसे कुछ रहते हैं, तो जमाव में बहुत दिक्कत आती है। तो किसान भाइयों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, खासकर सूक्ष्म तत्वों की पहचान जरूर करवानी चाहिए, चाहे वो पत्तेदार सब्जियां हो या दूसरी सब्जियां हो, उनका बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना इसमें ज़रूरी है। जी फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अजित पाल जी हैं अमृतसर से, पंजाब से। अजित पाल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, आम का पेड़ है, बहुत पुराना है कि उसको आम नहीं लग रहा सर। जी डॉक्टर अवस्थी जी, बहुत पुराना इनका आम का पेड़ है लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आप बहुत पुराना आम का पेड़ बता रहे हैं तो हर फल वृक्ष की एक वायु या अवधि होती है, ठीक है। वो जो इसकी उत्पादन क्षमता या फल देने की क्षमता होती है वो मैक्सिमम 25 से 30 साल तक होता है। तो अगर आपका बहुत पुराना पौधा हो गया है तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप जो है उसको निकाल दें, और निकाल करके जो है उन्नत किस्में, अब बहुत सारी ऐसी उन्नत किस्में आ गई हैं जो कि बौनी किस्म की हैं और हर साल उसमें फल आता है, उन किस्मों को लगाएं। जैसे कि आम्रपाली है, मल्लिका है, पूसा सूर्या है, दीपशिखा है, ये नई किस्में हैं जो हर साल फल आती हैं। और इनकी दूरी भी आप कम कर सकते हैं, जैसे 6 बाई 6 मीटर पे लगा सकते हैं, सघन बागवानी पे जा सकते हैं। तो इससे जो है आप अधिक से अधिक जो है आप पौधे लगा सकते हैं इस विधि से। जी अजित पाल जी, इस तरीके से अपनी समस्या का आप समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर अवस्थी जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब बात बाग लगाने की होती है, जैसे मिट्टी की बात कर ली, सिंचाई की बात कर ली, और भी ऐसे तमाम कारक हैं जिस पर हम बात करेंगे, स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या देखकर स्थान का चयन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बाग लगाने से पहले उस स्थान को अगर हम निर्धारित कर रहे हैं कि हमें यहाँ बाग लगाना है? तो देखिए, स्थान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किस तरह का पहले फल वृक्ष लगा रहे हैं, अगर शीतोष्ण फल लगा रहे हैं, जैसे कि आपको नाशपाती लगाना है, आलू बुखारा लगाना है, चेरी लगाना है, स्ट्रॉबेरी लगाना है, तो ये उचित है कि क्या कहा जाता है कि आप उसको उष्ण या उपोष्ण क्षेत्र में नहीं लगा सकते हैं। तो आपको स्थान मतलब कि ये देखना पड़ेगा कि ये शीतोष्ण फल है तो इसको शीतोष्ण क्षेत्र में लगाना है। अगर उष्ण या उपोष्ण क्षेत्र है, जैसे कि आम है, अमरूद है, कटहल है, पपीता है, तो ऐसे जो है फलों को जो है आप उष्ण या उपोष्ण क्षेत्र में लगा सकते हैं जी। और कुछ बातों का स्थान की अगर आप बात किए हैं शुक्ला जी, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कुछ क्षेत्रों में जो है पाला की बहुत समस्या होती है। और कुछ पौधे जैसे कि पपीता की अगर आप बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में पपीता कभी नहीं लगाना चाहिए जहाँ पाला की संभावना होती है। जैसे कि सर्दी के मौसम में पाला पड़ता है तो ऐसे क्षेत्रों में जो है बिल्कुल जो है पपीता वगैरह न लगाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज के समय में, आज के वर्तमान समय में ये देखना होता है कि जहां आप बाग लगा रहे हैं या बाग स्थापित कर रहे हैं वहां से बाजार की दूरी कितना है, मार्केटिंग कैसा है आपका, मतलब कि फल जो है वहां पे जा सकता है नहीं। और उसके बाद जो है वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि आप फल टूटा, आपके पास जो है कोई वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री छोटी मोटी है या प्रोसेसिंग यूनिट है जैसे कि जाम जेली या स्क्वैश बन सकता है। अगर ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाजार कम है और प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह है तो ऐसे क्षेत्रों में बाग जो है बहुत अच्छी तरह स्थापित हो सकते हैं। जी, एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही अमरिंदर कुमार जी हैं बिहार से, लखीसराय, उनका रुख कर लेते हैं। अमरिंदर जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारा सवाल ये है सर जी कि आम का जो बगीचा हम लोग नया लगाएंगे तो उसमें गड्ढा कितना बड़ा करें ताकि मिट्टी हल्की रहे और डेवलपमेंट ज्यादा हो, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज महसूस किया है कि जो नया भरा हुआ मिट्टी उस पर बहुत अच्छा से ग्रोथ करता है पौधा। पहले कहा जाता था हम लोग क्या शीशम नहीं होगा, सागवान नहीं होगा, और वो सब बढ़िया हो रहा है जी। तो इसलिए गड्ढा, क्योंकि हम लोग यहाँ की मिट्टी बहुत सख्त है, वो यूपी के तरह बहुत हल्की हरियाणा के तरह नहीं है, बहुत सख्त मिट्टी है जी। अमरिंदर जी, गड्ढा कितना बड़ा डायमीटर में करें और उसमें कंपोस्ट की मात्रा कैसी होनी चाहिए ताकि बहुत दिन तक पौधा डेवलप करे ठीक है। दूसरी बात कि हम बीजू से, क्योंकि हमारे यहाँ पुराना बगीचा था, बीजू का जो 2 बताने वाला नहीं कौन लगाए, उसका लाइफ भी बहुत, पौधा भी और बहुत टेस्टी सवाल था। आज कलर से लोग गुलाब खास करते हैं, हम लोग क्या सिंदूरिया बोला जाता था, एकदम 3 पेपर ऐसा छिलका और छोटा गुट्ठी या बहुत ज्यादा गुद्दा जी। तो इस सब तरह का आम पुराना प्रजाति किस एरिया में मिलेगा जी? अमरिंदर जी, हम लोग गुट्ठी से कलम कैसे तैयार कर सकते हैं घर में सरल तरीके से? जी, यही सवाल है जी। अमरिंदर जी, आपके सभी सवालों का जवाब लेते हैं डॉक्टर अवस्थी जी से। डॉक्टर अवस्थी जी, एक तो इन्होंने जो सवाल पूछा कि गड्ढा कितना खोदा जाए और उसमें कंपोस्ट कैसा रखा जाए, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि गड्ढा खोदने के बाद कितने दिन तक उसको खाली छोड़ना चाहिए और जो बेसिक प्रक्रिया होती है गड्ढा खोदने को लेकर और उसमें वृक्ष लगाने तक की, उस विधि को समझाइए।
बहुत ही अच्छा प्रश्न अमरेंद्र कुमार ने पूछा है। मैं इनकी सराहना करता हूं, क्योंकि इसी में जो है एक ऐसा है जिसको बाग स्थापना करते समय कि जो किसान भाई अक्सर गलती करते हैं। वो क्या काम करते हैं कि जैसे कि नर्सरी से पौधा ले आए, नर्सरी से पौधा लाने के बाद जितनी बड़ी उसकी पिंडी होती है उतनी गड्ढा खोद करके उसको लगा देते हैं। अब बाद में कुछ दिन बाद जो है, साल भर या 1-1.5 साल बाद जो है पौधा मर जाता है, और अक्सर किसान आके शिकायत करते हैं कि सर मैं पौधा लगाया था और वो पौधा मर गया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और गड्ढे की जहाँ तक आकार की बात है, जैसे कि बहुवर्षीय पौधे हैं, जैसे आम है, अमरूद है या कटहल है, तो मैं किसान भाइयों को बराबर ये सलाह देता हूं कि 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा खोदें। और ये बिल्कुल उचित समय है गड्ढा खोदने का। मई जून जो है सबसे उचित समय होता है। आप दूरी निश्चित कर लें कि कौन सा किस्म लगाना है। जैसे आपको बौने किस्म लगाने हैं या कोई आम्रपाली लगाना है उदाहरण के रूप में, तो आप 4 बाई 4 मीटर पे गड्ढा खोद लें। अगर दूसरे फैलाव वाले जिसमें ज़्यादा फैलाव हो, उसमें 8 बाई 8 मीटर ले सकते हैं। दशहरी, लंगड़ा या चौसा को आप 10 बाई 10 मीटर भी ले सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप रेखांकित कर लें कि आपको अगर चुनाव कर लें कि कौन सा किस्म लगाना है, उसके बाद रेखांकित कर लें। और रेखांकित करने के बाद जो है आप 1 बाई मीटर का गड्ढा खोद लें, और खोदने के बाद जो है निकली हुई मिट्टी को बाहर रख दें। कुछ दिन तक जो है बिल्कुल धूप में गड्ढे को तपने दें, जैसे कि उसमें जो भी कीड़े मटोड़े हैं वो मर जाएं। उसके बाद जो है उस मिट्टी में करीब 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह मिला लें। मिला करके उसको भी जो है धूप में उसको तपने दें। और उसके बाद वर्षा ऋतु का इंतज़ार करें। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो पानी जब बह करके आएगा तो ऊपरी स्तर से जो मिट्टी बह करके आएंगी वो जा करके नीचे जो है जम जाते हैं। तो जितने फर्टाइल मिट्टी है वो नीचे जम जाएगा। फिर आप जो है इसको मिला लें, मिट्टी में जो गोबर की खाद है उसको अच्छी तरह से मिला लें और गड्ढे का उसको जो है उसको भराव कर लें। 1-2 बारिश होने दें, और उसके बाद जो है जब मिट्टी नीचे जम जाती है फिर उसको लेवल करके जो है आप पौधे जो भी आप किस्म लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जो भी आपके पसंदीदा किस्म, अमरूद में श्वेता लगा सकते हैं, ललित लगा सकते हैं, हमारे यहाँ से आरुषि और वो रिलीज हुई हैं वो भी लगा सकते हैं। जो आपका चाहते हैं वो लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न इन्होंने ये किया कि कुछ पुराने किस्म हैं जैसे कि गुलाब खास था। ये अमरेंद्र कुमार ने बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है इनका कि धीरे धीरे जो है ये प्रजातियाँ जो ये गुलाब खास जो है चूसने वाली किस्म है, ये भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं जी। तो इनको अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी नर्सरी में, जहाँ पे नर्सरी जो कि आम के बीजू पौधे लगाते हैं, आप उसके गुलाब खास के आप अपने क्षेत्र में देख लें कि इस किसान भाई के पास अच्छा गुलाब खास का पौधा है। वहाँ से आप साइंस स्टिक लेकर के, जो कलम होता है उसको लेकर के या तो नर्सरी में दे दें, उसकी ग्राफ्टिंग करवा लें, या आप खुद स्वयं उसको जो है बीज को लगा करके, और जब 7-8 महीने का हो जाए या 9 महीने का हो जाए तो विनियर ग्राफ्टिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अगर हमको पौधा लगाना है, तीसरा प्रश्न इनका ये था, तो एक तो ये होता है कि आप आम के जो बीजू पौधे हैं जैसे जून जुलाई में उसको रोपित कर दीजिए, गड्ढों में रोपित कर दीजिए, 2-2 बीज लगा दीजिए। उसके बाद सीधे जो है वहाँ पे अगर 9-10 महीने बाद फरवरी या मार्च में या फिर अगले साल जून जुलाई में उस पर आप जो है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कर लीजिए। तो इससे जो है आपकी जो है पौधे की संख्या जो है, मरने की संख्या है, पौधे मरने की दर, मरने की संख्या है वो कम हो जाती है जी। तो अमरेंद्र जी, आपके सवालों का जवाब आपको बेहतर तरीके से मिला होगा। डॉक्टर अवस्थी जी ने आपको बहुत बेहतर तरीके से विस्तार रूप से सभी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध कराई है। आपके जैसे और भी जो दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फ़ोन उठाइए, देर मत कीजिए और सीधा नंबर मिला के अपना सवाल पूछ डालिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। लगातार आपके सवालों को शामिल किया जा रहा है। टोल फ्री नंबर के जरिए आप किसान भाई अपने सवाल हमारे जो खास एक्सपर्ट हैं उनसे आप पूछ रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ दर्शक ने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछे हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। श्याम है उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल है, सर पालक की खेती करना चाहता हूँ, कौन सी किस्म लगाऊं? डॉक्टर श्रवण सिंह जी। देखिए, जो पालक की खेती के लिए जून जुलाई में जो लगने वाली फसल है वो किस्म ऑल ग्रीन के नाम से आती है। आप उसकी खेती कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गर्म तापमान को भी सहन कर सकती है, तो इसकी आप खेती कर सकते हैं, जो भी किसान भाई करना चाहते हैं। विशेष ध्यान इस बात का रखें कि अभी गर्मियों में थोड़ा सा ज़मीन में पानी जल्दी सूख जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इसको रात को भिगो दें। पूरी रात भर जब अच्छे से भीग जाता है बीज को, तो उसको दूसरे दिन पंखे की हवा के नीचे थोड़ी देर रख करके या फिर घर में किसी छायादार जगह में थोड़ी देर रखें और फिर इसकी बुआई शाम तक कर दें इसको। इस बात का विशेष ध्यान रखने से जमाव जल्दी होता है और जमाव अच्छा रहता है। और पानी उसके बाद लगातार हर दूसरे तीसरे दिन देते रहें ताकि ऊपरी सतह सूखे नहीं, ताकि जमाव अच्छा हो गया। उसके बाद पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादा समस्या नहीं आती है। बाद में वो जड़ पकड़ जाती हैं, उसके बाद में बहुत अच्छी पैदावार आ जाती है, ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। सिर्फ जमाव की समस्या आती है, उसका विशेष ध्यान रखें। तो आप ऑल ग्रीन किस्म को लगा सकते हैं, जो पालक की इस क्षेत्र के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जी, तो श्याम जी, आप अगर पालक की खेती करना चाहते हैं तो ये किस्म का लगा के और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आपको मुनाफा भी होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल एक दर्शक है, इनका नाम है तरुण, अजमेर से सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल ये है कि सर मेरी खेत की जुताई कर दी गई है, तो क्या अब मिट्टी की जांच के लिए मैं सैंपल ले सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आप ये भी क्लियर कीजिए कि जुताई करने से पहले मिट्टी के जाँच का सैंपल लेना चाहिए या जुताई के बाद भी मिट्टी का सैंपल लिया जा सकता है? ये भी संशय किसान भाइयों के अंदर बना रहता है। देखिए, जो किसान भाई ऐसा करते हैं तो जो जुताई करते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरी जुताई नहीं होती है, ऊपर 10-15 सेंटीमीटर तक ही रहती है, तो उसमें भी किसान भाई कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या सलाह देते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि अपने खेत के 4-5 अलग अलग क्षेत्रों से मिट्टी लेनी होती है और उसका तरीका ये होता है कि लगभग उसको 1.5 फीट 1 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। खोदने के बाद उसको धीरे धीरे एक साइड से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक गड्ढे में धीरे धीरे उसको स्क्रैच करते हैं और जितना ऊपर में हम स्क्रैच करते हैं उतना ही नीचे तक उसको स्क्रैच करके मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, एक प्रोफाइल लेते हैं उसका। तो ये एक तरीका होता है, उसमें जुताई वाली और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जुताई तो ऊपर रह जाती है, नीचे तक का मिट्टी लेनी होती है। तो इसका ऐसे कर सकते हैं किसान भाई, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं। जी, डॉक्टर अवस्थी जी, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं जो इन्होंने डॉक्टर श्रवण सिंह ने कहा, ये बिल्कुल सही तरीका होता है। और अभी जैसे कि किसान कह रहे थे कि ये जुताई कर लिया, तो जुताई कर लिया तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कोशिश करें कि उसको अलग अलग डेप्थ पे ले, जैसे 30 पे ले ले, 60 पे ले ले और 90 पे ले ले, तो वो एक उचित मापदंड होता है उसके लिए। और दूसरी चीज़ है किसान भाइयों को, जैसे कि आपने कहा कि आप कुछ जोड़ना चाहेंगे, तो मैं यहाँ किसान भाइयों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि नींबू वर्गीय फसलों में किसान भाइयों आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी की अगर आप जांच कराते हैं तो अगर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, अगर 5% से अधिक जो है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है, तो बिल्कुल ऐसे मृदा में जो है या ऐसे भूमि में नींबू की खेती न करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा या चूना की मात्रा अधिक होती है, तो शुरू में पौधे चलेंगे 1-1.5 साल तक चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर से जो है सूखने लगते हैं। तो मेरा किसान भाइयों को यही सुझाव है। इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, यदि किसान भाई ने कोई खाद दे दी है, गोबर की खाद या कुछ दे दिया है खेत में, तब सैंपल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आपने पहले बाहर से कुछ मिला दिया, तो उसकी सही पहचान आपको नहीं मिलेगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। जी, डॉक्टर श्रवण सिंह जी, हम देखते हैं कि गर्मियों के सीज़न के अंदर तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका सेवन भी आमतौर पर सभी लोगों को करना चाहिए। दर्शक हैं उनसे भी हम यही कहेंगे कि इनका सेवन करेंगे तो आप बेहतर रह सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। अगर इनकी खेती कोई कर रहा है तो उसको लेकर आप क्या बातें बताना चाहेंगे, किस तरीके से खेती करें, और जो बीमारी लगने की बात होती है, इनमें रोग लगने की क्या क्षमताएँ होती हैं? देखिए, गर्मियों में कई प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे आपने बताया खीरा वर्गीय सब्जियां हैं जैसे जिसमें सभी ये हमारे खीरा है, तरबूज है, मस्कमेलन है, खरबूजे, ये सभी आते हैं उसमें, घिया तोरी है, ये सभी आते हैं। इसमें एक तो विशेष इस बात का ध्यान रखें कि उचित पानी का प्रबंधन जरूर करें। अधिक पानी दिया तो कई फल ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, और कम पानी दिया तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सही अवस्था में कटाई करें ताकि खाने वालों तक सही तरीके से वो फल पहुंचे। चाहे वो खरबूजा हो, उसको आप सही समय पर काटेंगे, तोड़ाई करके बाजार में भेजेंगे तो उसकी लाइफ थोड़ी बचती है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। और जो बीमारियों की ऋण की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं।
कहने की इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की होती है कि कोई भी स्प्रे करते हैं उसके लगभग 10 दिन बाद में ही कटाई करें। इसकी अलग अलग बीमारियां हैं, उनके लिए हमारे एक्सपर्ट होते हैं जो कुकुरबिट्स के जो होते हैं वो बताते हैं, लेकिन हम यहाँ एक सलाह इस बात की ज़रूर देंगे कि जो खाने इनको खाते हैं उनको नुकसान नहीं हो, किसान भाई इसका भी ध्यान रखें। और उसके लिए सलाह दी जाती है कि कोई भी आप स्प्रे करते हैं तो कम से कम 10 दिन का इंतजार करें, फिर उसकी कटाई करके आप बाजार में भेजें। तो उसके साथ जो फल जाएगा उसका जो पेस्टिसाइड आपने डाला है उसका रेजिड्यू इफेक्ट कम से कम रहेगा, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जी, फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, गुलाब अहमद शोपिया जम्मू कश्मीर से। गुलाब जी आपका बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी गुलाब जी अपना सवाल पूछिए। वो सवाल जो किसान चैनल मैं देखता हूँ। जी बहुत धन्यवाद आपका। ये बोलते हैं ना जो गौमूत्र जमा करो 200 लीटर में, ये बोलते हैं इसको पाओ गुड़ 2 किलो गुड़, 2 किलो मिट्टी, 2 किलो बेसन आटा, फिर 10-15 दिन के बाद बागों में छिड़काव करो या सब्जी के ऊपर। जी ये सही है, क्या क्या करना है? जी डॉक्टर अवस्थी जी, जो ये इनका सवाल है कि इस तरीके की धारणा है कि ये छिड़काव करना चाहिए मिला के, क्या ये छिड़काव करना चाहिए बागों पे? किस चीज़ का? जी ये बता रहे गोबर का, गौमूत्र का, इसका मिश्रण मिला के बागों पर अगर छिड़काव करना चाहते हैं। नहीं देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी विधि है और इसको जो है आजकल बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप जो है गौमूत्र है या बायोडायनेमिक्स कहते हैं तो या गोबर का जो है ये आजकल काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये फ़ायदेमंद है। इसमें नुकसान नहीं है, आपको इसमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बस ये हो सकता है कि आप रासायनिक खाद डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा उपज आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 20-25-30 किलो, या ये गोबर की खाद और ये इसकी छिड़काव करेंगे गाय मूत्र का या बायोडायनेमिक्स की अगर वो करेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा उपज कम होगा। लेकिन जहाँ तक क्वालिटी की बात है, क्वालिटी आपको बराबर जो है, आपको जो देसी विधि से जो छिड़काव करते हैं, चाहे वो गौमूत्र का हो या गुड़ को मिला करके करते हैं या गोबर की खाद का करते हैं, उसमें बिल्कुल जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जी तो गुलाब जी आप अगर छिड़काव करना चाहते हैं तो छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि आपके उत्पादन में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन गुणवत्ता आपके जो उत्पाद हैं उसकी बेहतर रहेगी। फिलहाल एक दर्शक हैं राजू मध्य प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है, वो जानना चाह रहे हैं कि धनिया के खेत में कीट नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। डॉक्टर श्रवण सिंह जी। देखिए अभी गर्मियों के समय में जिन किसान भाइयों ने धनिया ज़्यादातर तो छाया वाली जगह में लगाते हैं या कोई सेडनेट में लगाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर कीड़ों में एक सुंडी आती है, कभी कभी वो देखने को मिलती है, या एक होल करने वाले, पत्तों में छेद करने वाले हैं, ऐसे कीड़े आते हैं। तो इसके लिए सलाह ये दी जाती है कि उसमें नीम का 2% जो नीम तेल होता है, नीम का ऑयल होता है, उसका 2% का छिड़काव कर दें, उससे ये समस्या कम हो जाती है। इसके अलावा कोई केमिकल हमें कम से कम डालने चाहिए पत्ते वाली सब्जियों में, क्योंकि वो कटाई का अंतराल इतना कम होता है कि किसान जब हमारे बाज़ार में जाते हैं तो 10-12 दिन का जो वेटिंग पीरियड होता है वो मिल नहीं पाता, और उसके बजाय ये जो नीम वाले जो स्प्रे होते हैं इससे वो समस्या कम हो जाती है या नहीं ख़त्म भी हो जाती है यदि हमने ढंग से उसको मैनेज किया तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि नीम के जो उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें बजाय किसी केमिकल का, क्योंकि केमिकल से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, जो नीम से ज़्यादा फायदा हो ऐसी बात उसमें नहीं है। जी डॉक्टर अवस्थी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अवस्थी जी, बागों के लगाने की अगर हम बात करते हैं, जैसे आम के बाग हैं या फिर किसी और तरह के बाग हैं, अगर कोई किसान भाई इसमें इंटरक्रॉपिंग की फसल लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या समाधान है? कौन कौन सी फसल बाग के साथ साथ लगाई जा सकती है और क्या उत्पादन क्षमता उसमें रहती है? हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही किसानों के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाई में एक हिचकिचाहट होती है। अगर बहुवर्षीय फल लगाना हो तो वो सोचता है कि भाई आज फल लगाएंगे तो जो है करीब 3-4 साल बाद वो फलत शुरू होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है कि जो खाली जगह होता है बीच में, उसमें अंतरशस्यीय फसलें ले सकते हैं। उदाहरण के रूप में दलहनी फसलें जो है, जैसे मूंग है, मोट है या दूसरे जो फसल हैं दलहनी फसल, उसको आप ले सकते हैं। बाद में उसके अलावा जो है कुछ सब्जियां हैं, जैसे कि आपको बैगन है या दूसरी सब्जियां हैं, इवन कुछ ऐसे भी किस्म हैं जैसे कि आपको मसालेदार वाले में जीरा है या धनिया है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो शुरू के वर्षों में नए जो खाली जगह होते हैं उसमें उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या कहा जाता है कि अगर वर्गाकार विधि में आप पौधा लगाते हैं तो बीच में कुछ फसल भी ऐसे फल वृक्ष भी लगा सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे पपीता है, आपने 4 कोने में लगा दिया पौधे, बीच में पपीता लगा लिया, या कोई दूसरे फल वृक्ष जो छोटे किस्म के हों उनको लगा सकते हैं। तो जो खाली जगह होता है उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए, खास करके शुरू के
3-4 वर्ष तक, जब तक कि पौधा जो है पूरी अच्छी तरह से विकसित न हो जाए। जी, फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया, उनका भी रुख कर लेते। डॉक्टर पंकज भंडारी हैं, अगर मालवा मध्य प्रदेश से। डॉक्टर पंकज जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि हमारे पास संतरे की खेती है कम से कम 30 एकड़ के लगभग की। जी सर 10 से 12 साल हो गए, बगीचा 1 से 2 बार आया उसमें संतरे, उसके बाद खुल के आ नहीं रहे हैं। हमने जो भी ट्रीटमेंट उसका दिया है, सबसे पूछ के जो देना चाहिए था सब दे चुके, लेकिन प्रॉपर आता नहीं है सर। क्या एटमॉस्फेयर के हिसाब से कि कैसा क्या है, थोड़ा सा इसमें अगर कोई मार्गदर्शन आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर अवस्थी जी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, क्या मध्य प्रदेश की जलवायु के हिसाब से संतरे की खेती करना इनके लिए उचित है, और जो समस्या है इनकी उसके हिसाब से आप इनका जवाब दीजिए। देखिए भंडारी जी, ऐसा है कि आपने जो संतरे का खेती लिया है, कर रहे हैं, कुछ फल आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें थोड़ी सी संभावना है, लेकिन पूरी संभावना नहीं है उस क्षेत्र में जो है संतरे की खेती करने के लिए। मध्य प्रदेश में अगर आप उसकी जगह संतरे की जगह अगर आप किन्नू की खेती किए होते तो शायद हो सकता है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होता। संतरा उस क्षेत्र के लिए जो है बहुत उपयुक्त नहीं है। जैसे कि नागपुर संतरा लगाते हैं, उस क्षेत्र में जो है आर्द्रता वगैरह काफ़ी होती है, उस क्षेत्र में जो है हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए जो है नींबू वर्गीय फसलों में आमतौर पर से किन्नू या नींबू के जो है अनुशंसा की जाती है। जी, क्या डॉक्टर अवस्थी जी इसमें कोई समाधान भी है कि किसी और किस्म का प्रयोग करके या कुछ ऐसे पोषक तत्व देके ये अपने बाग को जीवंत कर सकें? देखिए, वो भंडारी जी पहले ही बता दिए हैं कि उन्होंने पूरा जो है उस पर वो सलाह मशवरा करके जो है खाद वगैरह देते रहते हैं। एक चीज़ इसमें ये कर सकते हैं कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे हार्मोन होते हैं, पीजीआर होते हैं, उनका अगर स्प्रे करें, जैसे प्लानोफिक्स है या दूसरे कोई हार्मोन्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स है, तो इससे जो है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये सब मामला जो है पूरा क्षेत्र या वायु से रिलेटेड है, जो भी वहाँ की जलवायु है वो उस क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन ठीक है, उन्होंने लगा लिया है, लेकिन धीरे धीरे ये कोशिश करें कि उसको जो है पौधा अगर बहुत फलत नहीं दे रहा है तो उसको धीरे धीरे निकालते जाए, और उसके साथ दूसरे फल वृक्ष जो है उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है उसको लगाते चल जाए। जी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र की जलवायु कैसी है और आपके क्षेत्र के लिए कौन सा फल या कौन सा वृक्ष सही है। बाग लगाने से पहले इसकी भी जांच अगर आप करेंगे या इसकी भी पड़ताल आप करेंगे, तभी आपका जो बाग है वो आगे जाके आपको फल स्वरूप बेहतर तरीके से मिल पाएगा। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में हेलो किसान। देख रहे हैं आप, लगातार चर्चाओं का सिलसिला जारी है, तमाम सवाल आपके शामिल किए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, जिनका नाम है सविता देवी, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। सविता जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे पास एक आम का पेड़ है जी, जो उसमें मंजर तो ठीक से आता है, लेकिन फल पकड़ता तो फल गिरते रहता है। जी, कितना पुराना वृक्ष है सविता जी आपका? लगभग 10 साल से इसमें आ रहा है फल। जी, फल जितना आता है उतना रह नहीं पाता है पेड़ में, 10% ही बचता है, 90% गिर जाता है। जी डॉक्टर अवस्थी जी। सविता देवी जी, आपका जो है आपके मंजर जो हो करके गिर जाते हैं तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 10% भी आम लगता है तो ये बहुत अच्छी मात्रा है, क्योंकि पौधा जो है, मैं कहता हूँ कि नेचुरल मैथमेटिशियन है, वो एकदम गणित अपने आप का लोड पौधे का कैलकुलेट करता है कि अभी इस समय हमको मार्बल स्टेज में जलाना है, उसके बाद कब बड़ा होने के बाद उसको गिराना है।
तो वो उतना ही लोड ले पाता है पौधा जितना कि वो जो है पौधा उस पर जो है उसको रोक सके। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर 10% भी अगर आपका आ रहा है आम जितना बौर लगते हैं वो बहुत है। और इसके लिए जो है अगर आप फिर भी जो है संतुष्ट नहीं है तो थोड़ा सा प्लानोफिक्स वगैरह का स्प्रे जो है जब सरसों के दाने का आकार हो, उसके बाद जब कंचे के आकार का हो, तो 1 ml प्लानोफिक्स 10 ml पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करा लें तो जो है थोड़ा सा उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ये सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पौधों को नुकसान होगा और अगले साल जाकर के जो है फिर आपकी उपज की मात्रा जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए। 10% अगर आ रहा है तो बहुत है उसमें। जी, डॉक्टर श्रवण सिंह का मैं रुख करना चाहता हूँ। डॉक्टर श्रवण जी, बात हम यहाँ कर लेते हैं तुड़ाई और कटाई की। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनल स्वरूप देती हैं हमारी फसलों को। अगर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तुड़ाई करते समय, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कटाई के समय, ताकि सही तरीके से वो जो हमारे फल है, जो हमारा उत्पाद है, वो सही तरीके तक हमारे पास पहुंच सके? देखिए, पत्तेदार सब्जियों में इनकी थोड़ी लाइफ कम होती है, इसलिए शुरू में किसान भाई ने पूछा भी था। तो इसकी खेती ज़्यादातर शहरों के आसपास या जो 50-60 किलोमीटर का दायरा होता है उस तक ही की जाती है। उसके बाद तुरंत इसको बाजार में भेजना होता है। तो सलाह ये दी जाती है कि शाम के समय सिंचाई अच्छी करें ताकि रात भर में पौधा पानी पी करके थोड़ा सा उसमें वजन आ जाए। और दूसरे दिन जल्दी सुबह कटाई करके, जैसे 4-5 बजे कटाई कर लेते हैं, उस टाइम कटाई करके उसके बंडल बना करके तुरंत उसको विपणन के लिए बाजार में लेके जाना जरूरी होता है। अब इसकी कटाई के समय विशेष ध्यान ये रखना होता है कि इसमें 2 तरीके, जैसे चौलाई की बात करें तो 2 तरीके से इसकी कटाई की जाती है। एक तो पुलिंग तरीका होता है, इसमें पूरे पौधे को जड़ से निकाल करके और उसके बंडल बना दिए जाते हैं। जी। कई किस्में ऐसी हैं जो ऐसी इसमें फिट बैठती हैं और कई किस्में ऐसी हैं जिसमें 2-4-5 बार कटाई कर सकते हैं। जी। तो उसके लिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि जमीन से कम 5-7 सेंटीमीटर ऊंचा। अब किसान भाई आम भाषा में समझ नहीं पाता तो अपना हाथ ऐसे जमीन से पकड़ते हैं तो उसके ऊपर से काटना, ताकि नीचे डंठल बचेगा, उससे नए कल्ले निकल के आ जाएंगे। एकदम जड़ की सतह से नहीं काटना है उसको, तो थोड़ा सा ऊंचे से काटना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें भी और पालक में भी, ताकि नया जो पौधा एकदम से उठ के आएगा तो 15-20 दिन में दोबारा से कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये हो गया। दूसरी बात, एक चीज़ और करना है, जैसे कटाई हो गई उसके तुरंत बाद उसको खाद पानी देना है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे यूरिया की बात करें तो लगभग 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के क्षेत्र में डालनी होती है। उसको डालने से थोड़ा बढ़ाव एकदम से जल्दी से आता है और हमारा जो 15-20 दिन बाद में दोबारा से कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल शर्मा मध्य प्रदेश से। राहुल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा था। मैं लेमन का बाग लगाना चाह रहा हूँ, नींबू का। जी। तो सर इसके लिए कौन सी 2 वैरायटी उपयुक्त रहेगी सर? जी, डॉक्टर अवस्थी जी, इनको लेमन का बाग लगाना है नींबू का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगाएं, कैसे देखभाल करें? देखिए, आप लेमन लगाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में जो है लेमन अच्छी तरह से चल सकता है। नींबू के बजाय जो है लेमन में जो है ये सूखा सहने की क्षमता जो है अधिक होती है। तो लेमन में जो अच्छी किस्म है हमारे संस्थान से जो है कागजी कलां विकसित की गई है। एक कागजी कलां किस्म बहुत अच्छी होती है। उसके बाद पंत लेमन है, पंत लेमन आप लगा सकते हैं। और इसके पौधे जो है यहाँ हमारे संस्थान में है, जुलाई अगस्त में जो है वो उपलब्ध रहेंगे, हो जाते हैं। तो आप जब भी जुलाई अगस्त में एक पत्र लिख दें या कभी आप दिल्ली आते हैं तो एक इंडेंट फॉर्म होता है, उस पर भर करके अगर आप दे देते हैं तो आपको पौधे जो है जुलाई अगस्त में मिल जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप वहाँ लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास नर्सरी है, अगर कोई अच्छी नर्सरी है तो आप यहाँ से आइए और कलम ले जाइए और कागजी कलां का कलम ले जाइए या पंत लेमन का ले जाइए और वहाँ जा कर के आप बडिंग करा लीजिए। उसके बाद जो है पौधे जब 7-8 महीने के हो जाए तो अगले साल जो है फरवरी में आप जो है इसको लगा सकते हैं। जी, ये विधि है। जी, डॉक्टर श्रवण सिंह का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रवण सिंह जी, मिट्टी की जांच के बारे में हमने जानकारी उपलब्ध कराई, कैसे बीज आपको लगाने हैं उसके बारे में बात यहाँ पर की गई, तुड़ाई कटाई की बात की गई। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो किसान भाई अगर हरे पत्ते की सब्जी खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें इसके अतिरिक्त? देखिए, किसान भाइयों को विशेषतः इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो बीमारी या कोई भी कीड़े ऐसे आते हैं, जैसे किसान भाई ने पूछा भी था, तो बीमारी कोई आती है तो ऐसे पौधों को तुरंत निकाल के खेत से बाहर करें। जी। क्योंकि यहाँ केमिकल स्प्रे करने की ऐसे सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि अवधि बहुत कम है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई बीमारी आ गई उसको खेत से निकाल के तुरंत बाहर करें ताकि ज़्यादा न फैले। दूसरी बात ये कि कटाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे ज़्यादा देर तक खेत में ना रखें, नहीं तो सख्त, यदि पत्ते सख्त हो गए तो बाजार में वैसे उसका भाव कम हो जाएगा। जी। इस बात का
उसका विशेष ध्यान रखें। और तीसरी बात ये कि बीज आप कहीं से भी लें, उसको उपचारित करके बोएं जिससे कि बीमारियां ना आए। अब उपचारित करने के लिए या तो आप बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जैविक है, उसका 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तीसरी बात एक और कहूँगा कि जैसे बुआई करनी है तो इनके बीज, जैसे चौलाई की बात करें, बहुत छोटा होता है, तो उसको 10 ग्राम 1 किलो मिट्टी में मिला करके, बालू में मिला के फिर बुआई करें, ताकि सही दूरी पे पौधे गिरेंगे तो बीज ज़्यादा आपको थिनिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा घने नहीं बनेंगे, तो आपकी पैदावार ज़्यादा अच्छी आएगी। इन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। जी, तो गर्मियों में पत्तेदार सब्जी की खेती आप करना चाहते हैं तो आज इस विषय से जुड़ी हुई तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक उपलब्ध कराई गई हैं, आप तक पहुंचाई गई हैं। इन जानकारियों का तभी फायदा होगा जब इन जानकारियों का सही तरीके से आप इस्तेमाल कर आप खेती किसानी में आगे बढ़ेंगे और आप अच्छी पैदावार लेंगे। इसके साथ ही अगर आप बाग की खेती करना चाहते हैं और नए बाग लगाने की क्या क्या तरीके होते हैं, कौन सी सावधानियां होती हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी भी जानकारी आप तक उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से आपको सही लाभ होगा और आप अच्छा खासा लाभ भी अपनी फसलों से ले पाएंगे। आज का इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर ओम प्रकाश अवस्थी जी, डॉक्टर समर सिंह जी, आप समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर पहुंचे और तमाम सलाहें जो आपने हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि इन जानकारियों से आप सही लाभ उठा पाएंगे और इसके साथ ही अगले कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे हेलो किसान कार्यक्रम में, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। अगला विषय जो हमारा रहेगा चर्चा करने वाला, वो विषय रहेगा लीची की खेती को लेकर कौन सी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें। और साथ ही साथ दूसरा जो विषय रहेगा वो रहेगा बेलदार सब्जियों की खेती। ये दूसरा विषय हमारा रहेगा अगले अंक में हेलो किसान के कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम से या आने वाले विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह आप अपना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे कॉल सेंटर पर भी कॉल कर अपना सवाल, अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। आपके सुझाव, आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अंत में हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर हेलो किसान के कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही आज के इस हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, तमाम जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।